Dear students, today I am going to explain you a very important device, transformer. ट्रांसफार्मर है क्या? इज वेरी कॉमन डिवाइस. सो हम डे टू डे लाइफ में हम देखते भी है. बहुत सारी ऐसी हमारी डिवाइसेस है जहाँ पर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है. जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है ना. जो मोटर्स होती है उसमें भी ट्रांसफार्मर, पंखा है, फ़ैन है तो उसमें भी ट्रांसफार्मर है. सो ट्रांसफार्मर इज़ ए वेरी कॉमन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जनरली ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वहाँ होता है, यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे हमें वोल्टेज, कॉमनली जो कॉमन वर्ड है वोल्टेज कहते हैं. बेसिकली टेक्निकली यू कॉल इट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिसे हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना होता है ना. अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अगर वोल्टेज को घटाना है तो हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब जो चार्जर होती है, मोबाइल चार्जर हो या बहुत सारी डिवाइसेस होती है, तो उसमें हम लोग की जो सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई, वो है 220 वोल्ट. लेकिन हमारा जो चार्जिंग होता है वो 5 वोल्ट 6 वोल्ट, है ना, पे काम होता है. तो हमें 220 वोल्ट से 6 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे हमें वोल्टेज को डिक्रीज़ करना होता है. तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. या कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज कम है ना, और उसे वोल्टेज बढ़ाना है. कभी कभी लो वोल्टेज हो जाती है तो आप एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हो जिससे वोल्टेज आपकी बढ़ सकती है. तो वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से. दैट इज़ कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. तो ये तो कॉमन इसका इस्तेमाल है और कॉमन उसका मीनिंग है. व्हाट इज टेक्निकली अ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का टेक्निकल डिफिनेशन क्या होगा वो लेट अस सी. ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, नेचुरली ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से है. ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट. एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं या चार्जर इस्तेमाल करते हैं, तो चार्जर जब आप अपने बिजली इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स में, सॉकेट में आप डालते हो, तो आपकी एक सप्लाई है जो 220 वोल्ट है, और वो सप्लाई आपके मोबाइल चार्जर में जो वायर है उसमें आ जाती है. तो दो एसी सर्किट हुआ, एक आपका जो सप्लाई हुआ और एक जो आपका आउटपुट हुआ. तो एक इनपुट और दूसरा आउटपुट. तो दो एसी सर्किट होती है. तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एक एसी सर्किट को दूसरे एसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है. इट ऑल्सो मेक्स पॉसिबल डिजायर्ड चेंज इन वोल्टेज. अभी मैंने बताया कि ये वोल्टेज में डिजायर्ड चेंज भी कर सकता है. वोल्टेज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा सकता है या घटा सकता है. एंड करंट ऑल्सो, करंट में भी चेंजेस ला सकते हैं. बट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते. फ्रीक्वेंसी आपकी जो एसी करंट होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है. आपने देखा होगा कि एसी जो करंट होती है उसकी जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, वी कॉल इट एसी करंट. और डीसी कैसा होता है? तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डीसी है इस तरीके से ना. डीसी, दिस इज डीसी एंड दिस इज एसी. एसी में जो ईएमएफ है, पोटेंशियल जो डिफरेंस ईएमएफ जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और करंट जो है वो बढ़ता है, फिर घटता है, फिर निगेटिव में चला जाता है. तो ये है ना सिनुसॉइडल वेव होती है. इट इज सिनुसॉइडली ये वैरी करता रहता है. तो इसकी ये एक साइकिल हुआ, है ना. ये इसको कहते हैं वन साइकिल, अनदर साइकिल. एक सेकेंड में कितने साइकिल ऐसे बन रहे हैं? ये वन साइकिल है, टू साइकिल है. अगर एक सेकेंड में इतना साइकिल बन रहा है, एक साइकिल, दो साइकिल, तो एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई. तो एसी करंट की भी एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है. ट्रांसफार्मर जब पावर ट्रांसफॉर्म करता है या वोल्टेज बदलता है, घटाता या बढ़ाता है, तो उसमें विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं लाता है. जो आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा. इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये क्या है? देखो, आपने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब किसी कॉइल में अगर आपने एक
ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसकी करंट जो है ये वैरी करे। अगर हम इसमें एसी करंट लगा देते हैं और ठीक इसके बगल में एक और कॉइल लेते हैं, इसमें हम गैल्वेनोमीटर ये लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द करंट। तो आप देखोगे कि अगर हमने दोनों को कांटेक्ट में नहीं रखा, सटाया नहीं है, कोई टच नहीं है, दे आर एट ए डिस्टेंस, तो थोड़ा गैप रखा है हमने। तो अगर एसी करंट में क्या होता है कि करंट जो है वो वैरी करती है ना। करंट जो है कभी ज़्यादा कभी कम, फिर कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह से करंट बदलती रहती है, इट ऑलवेज चेंजेज। तो करंट जब बदलेगा तो नेचुरली है, आप जानते होंगे माइकल फैराडे ने एक थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि जब किसी कॉइल से करंट अगर फ्लो करे और वो करंट की वैल्यू बदले तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, आपने पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। ओयरस्टेड ने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक वायर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो यहाँ पर भी इस कॉइल में करंट अगर फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, लेकिन करंट की वैल्यू अगर बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा। तो अगर किसी कॉइल के में एसी करंट फ्लो कर रही है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो हमेशा बदलती रहेगी। अब इसके बगल में एक ऐसा दूसरे कॉइल को हमने रख दिया, तो इस कॉइल के थ्रू इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी गिवन एरिया। तो नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा। तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चूँकि इसके करीब में है, इसके बगल में है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बदल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बदल रही है, वो ये एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर इसके थ्रू कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, चेंज करता है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, है ना। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने सबसे पहले दिया था। तो नेचुरली है कि अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। तो दैट इज, तो यहाँ पे ये दो कॉइल के बीच में ये म्यूचुअल इंडक्शन, दिस इज इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है विदाउट टचिंग, दोनों टच नहीं कर रहा है, दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो इसी कंसेप्ट पर, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो दिस इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आगे देखो, नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। आखिर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्या पड़ी? अभी भी मैं बताया कि वी हैव टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर जनरेटिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए बहुत सारे सिस्टम है। एक तो है, बहुत कॉमन सिस्टम है, थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे आप कोल को जलाते हो, उससे पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करके उससे टरबाइन चलाते हो और फिर बिजली बनाते हो डायनेमो के थ्रू। तो बहुत देयर मेनी टेक्निक्स, विंड मिल से भी बना सकते। तो पावर जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे बिजली बनती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। वहाँ से पावर को भेजा जाता है, तो दैट इज़ ट्रांसमिशन, है ना। तो पावर स्टेशन है ना, जहाँ पे बिजली बनी, इलेक्ट्रिसिटी बनी, वहाँ से पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है और फिर भेज करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। एक स्टेट्स में आया, फिर डिस्ट्रिक्ट में आया, फिर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह वो बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उसको डोमेस्टिक लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे घर घर पहुँचाया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन होती है। तो इस चैनल को पूरा करने के लिए अलग अलग जगह पे हमें वोल्टेज अलग अलग चाहिए होता है ना, कहीं ज़्यादा या कहीं कम वोल्टेज। तो वोल्टेज को तो हमें बदलना ही है, चेंज करना है, कभी घटाना है, कभी बढ़ाना है। तो वी हैव टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ तक तो पहुँचाना है। फॉर दिस वी नीड डिफरेंट वोल्टेज लेवल। इसके लिए हमें अलग अलग स्थान पे अलग अलग वोल्टेज की आवश्यकता होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, घटाना बढ़ाना होता है। सो वी यूज ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की इस्तेमाल करनी होती है। ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, एज आई टोल्ड यू, हमने बताया आपको कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो जब दो कॉइल को करीब में रख देते हैं, देखो यहाँ पर एक कॉइल है और यहाँ दूसरा कॉइल है, दोनों आसपास बिना कांटेक्ट के, याद मतलब ये दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। ये जो पहला कॉइल है इसे हमने नाम रखा है प्राइमरी कॉइल, दूसरा कॉइल इसे कहा है सेकेंडरी कॉइल। तो और इसे हमने एक कोर, दिस इज कॉल्ड कोर। तो ये जो प्राइमरी कॉइल है
इसे हमने AC से जोड़ रखा है, जो सप्लाई करेंगे AC इनपुट। इसके AC करंट में जो EMF है और जो करंट है, एक्चुअली EMF बदलेगा तो करंट बदलेगा। तो EMF जो है वो पीरियोडिकली बदलता रहता है, वैरी करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि EMF जो है AC का इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता या घटता रहता है। तो EMF बदला तो करंट भी बदला नेचुरली। तो जब इस कॉइल से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और लगातार करंट की वैल्यू बदल रही है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह से बदलता जा रहा है, तो नेचुरली है कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो भी बदलेगा। अब सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके कारण बन रहा है, बदल रहा है, और इसके करीब में ये रखा है, तो इसका जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जब इस कॉइल से गुजरेगा तो इसे ये एक्सपीरियंस करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए गिवन एरिया। तो नेचुरली है कि मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द EMF, इंड्यूस्ड EMF। तो अगर इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा और जिस रफ्तार से, जिस रेट से बदलेगा, जल्दी जल्दी बदल रहा है या धीरे धीरे बदल रहा है, दैट इज द रेट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EMF के। तो जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो ज़्यादा EMF इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, और धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो कम इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा। व्हाटएवर, इसमें EMF इंड्यूस हो जाती है, और इंड्यूस्ड EMF होगी तो नेचुरली इसमें करंट भी इंड्यूस आ जाएगी। ठीक है, तो जो करंट आएगी, ये लोड है हमारा, जो रेजिस्टेंस है, जिससे जो इस करंट का इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है। तो प्राइमरी कॉइल में हमने AC इनपुट किया, हमने फीड किया ऐसा AC जिसका नेचुरली है कि करंट तो फ्लक्चुएट ही करेगा। तो इसमें भी बिना टच किए हुए, बिना कांटेक्ट के इसमें करंट पैदा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। तो वर्किंग प्रिंसिपल आप देखो ट्रांसफार्मर का, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मतलब आपस में, दोनों के बीच में आपस में इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन मतलब बिना कांटेक्ट के किसी दूसरे में कोई खास प्रॉपर्टी को डेवलप करना, इंडक्शन, है ना। बिना कांटेक्ट के, बिना टच किए हुए अगर दूसरे मटेरियल में, दूसरे सिस्टम में अगर हमने किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया, कुछ बना दिया, कुछ डेवलप कर दिया, तो हम कहते हैं इंडक्शन हुआ। तो म्यूचुअल मतलब आपस में। तो इस कॉइल के, दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन टू कॉइल्स और वाइंडिंग्स, देखो वाइंडिंग और कॉइल एक ही चीज़ है, कॉइल को ही वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि वाइंडिंग मतलब बार बार लपेटना, वाइंड मतलब लपेटना होता है ना। तो बार बार किसी चीज़ कॉइल लपेट कैसे करते हैं, एक वायर लीजिए बार बार किसी चीज़ पर लपेट दिया तो वो कॉइल हुआ। ये क्या है, वायर को ले लिया और उसको बार बार लपेट दिया। देखो यहाँ पे N1 लिखा है, N2 लिखा है, इट मीन्स इसको हमने N बार लपेटा है ना। इसको कहते हैं वाइंडिंग, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, 10 बार लपेटा या 20 बार लपेटा, जितने ज़्यादा संख्या लपेटेंगे वो नंबर बढ़ती जाएगी। तो N1 इज द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हेयर एंड N2 इज द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ये काफ़ी मैटर करता है, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, व्हेन टू कॉइल्स और वाइंडिंग्स आर इंडक्टिवली कपल्ड, इंडक्टिवली कपल्ड का मतलब है बिना टच किए हुए, टू कॉइल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों कॉइल कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसीलिए कहते हैं इंडक्टिवली कपल्ड। कपल्ड मतलब दोनों जोड़ा बन करके साथ साथ है, इंडक्टिवली कपल्ड। एंड EMF चेंजेज इन द फर्स्ट कॉइल, और पहला जो प्राइमरी कॉइल है, फर्स्ट कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल में अगर EMF चेंज होता है, देन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल। तो अगर इसमें EMF अगर चेंज कर रहा है तो EMF चेंज करेगा तो करंट भी चेंज करेगा, करंट चेंज करेगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी चेंज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे गुजर रही है वो भी चेंज करेगा। अगर इसमें सेकेंड कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इसमें क्या होगा,
इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल, सेकेंड मतलब सेकेंडरी कॉइल में। सो ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल, दैट इज सेकेंडरी कॉइल कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंड कॉइल हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इनपुट ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट कॉइल। तो इसका ये जो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा हुआ, जो करंट पैदा हुआ, इंड्यूस हुआ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वही होगी जो इसका फ्रीक्वेंसी था। तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता है। ये जो सेटअप है ट्रांसफार्मर का, जो फिजिकल सेटअप है ये है। और इसी का सिंबॉलिक डायग्राम हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये एसी है, एसी का सिंबल तो आपको पता ही है। और ये कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को, ये सेकेंडरी कॉइल को, है ना। और ये कोर को रिप्रेजेंट करता है और ये लोड है। तो इस प्रकार से बोथ आर सेम बट दिस इज सिंपली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांसफार्मर सेटअप। N1 is a number of turns in the primary coil, N2 is a number of turns in the secondary coil. तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। सो ये हुआ आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है? तो देखो, अगर इस कॉइल में ईएमएफ बदल रहा है, क्योंकि एसी करंट है, एसी सप्लाई है, तो ईएमएफ एसी है, मतलब अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिव वो बदल रहा है। ईएमएफ बदलेगा तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है वो भी बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें करंट इंड्यूस कर रहा था, वही ईएमएफ जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, वो इसके खुद में भी इंड्यूस कर देता है ईएमएफ। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जो चेंजेज आ रही है वो दूसरे में तो बदलाव ला रहा है, दूसरे में तो इंड्यूस ईएमएफ कर रहा है, लेकिन खुद में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है इसके अपने चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो ये जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, इसके कारण इस खुद में इसी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो वो ईएमएफ जो होता है वो इस प्रकार, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो इसमें जो करंट जो बदल रहा है, एसी में तो करंट बदलेगा ही, ईएमएफ भी बदलेगा ही, उस बदलाव को वो अपोज करता है। मतलब वो चाहता है इसमें ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस हो जाएगा, खुद में जो इंड्यूस होगा वो इस प्रकार होगा कि इसके अपने ही ईएमएफ में जो बदलाव आ रहा था एसी के कारण, या करंट बदल रहा था एसी के कारण, उस बदलाव को वो अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो इसीलिए इसमें जो ईएमएफ पैदा हो जाती है प्राइमरी कॉइल में ही, जो अपने ही मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो गई है ना, वो खुद में ही पैदा हो गई ईएमएफ, जो विरोध कर रहा है, जो अपोज कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है? करंट का और ईएमएफ का बदलने का। मतलब वो चाह रहा है कि करंट जो है, मतलब जिस चेंजिंग ईएमएफ और चेंजिंग करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, वो खुद अपने जो सोर्स है, जो जिसके कारण वो ईएमएफ बना, जिसके कारण वो मैग्नेटिक फ्लक्स बना, उसको ही विरोध कर रहा है। मतलब कॉज, इसको कहते हैं कि ईएमएफ जो इसमें पैदा होगा वो अपने कॉज को, उस ईएमएफ क्यों पैदा हुआ? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों बदल रहा है? क्योंकि करंट बदल रहा है, ईएमएफ बदल रहा है। तो ये जो कारण है वो कारण को ही अपोज करता है। तो इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा है ना, वो अपने ही कारण को, जिसके कारण ये पैदा हुआ, वो खुद कारण को ही विरोध करता है। मतलब ये विरोध करेगा कि इसमें जो करंट बदल रही है, जिसमें जो ईएमएफ बदल रही है एसी के कारण, वो नहीं बदले, वो अपोज करता है। इसीलिए इसको कहते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मतलब वो खुद का अपोज करता है। नाउ व्हाई बैक ईएमएफ इज यूजफुल? ये बैक ईएमएफ जो अभी मैंने बताया आपको, ये यूजफुल भी है, ये काम का भी है। हालांकि ये अपोज कर रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो बदलाव आ रही है, उससे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ प्राइमरी कॉइल में ही, वो खुद अपने कारण को ही अपोज कर रहा है। कारण का मतलब है जो एसी करंट की जो ईएमएफ बदल रही है, करंट बदल रही है, उसे ही वो विरोध कर रहा है। ऑल्दो इट सीम्स टू बी नॉट यूजफुल, बट इस बैक ईएमएफ इज यूजफुल ऑल्सो। क्यों ऐसा है? तो देखो, बैक ईएमएफ इज यूजफुल बिकॉज इट लिमिट्स द करंट इन प्राइमरी कॉइल। अभी हमारा जो प्राइमरी कॉइल है ये ऐसा ना, दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल, है ना।
तो ये जो हमारा प्राइमरी कॉइल है जो हमारा एसी सप्लाई कर रहे हैं, जिस प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल में इस जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो रेजिस्टेंस कम होने के कारण क्या होगा कि अगर इस पे लिमिट इसके करंट पे लिमिट ना किया जाए, इसको लिमिट ना किया जाए, तो क्या होगा कि इसमें इतनी हीट एनर्जी पैदा हो जाएगी करंट ज़्यादा होने से, क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं। तो रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण इसमें करंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इस प्राइमरी कॉइल को ही जला दे, वो जल जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा जो बैक ईएमएफ है इस करंट को लिमिट दायरे में रखता है, इट लिमिट्स इट। तो क्या लिखा है देखो, बैक ईएमएफ इज यूजफुल बिकॉज इट लिमिट्स द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसको एक लिमिट के अंदर, दायरे के अंदर ही रखता है। एज रेजिस्टेंस इन प्राइमरी कॉइल इज वेरी लो। प्राइमरी कॉइल में तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, रेजिस्टेंस जानबूझकर कम रखा जाता है ताकि लॉस ना ही हो एनर्जी का। एंड इफ़ इट इज़ नॉट लिमिटेड देन करंट कैन बर्न द कॉइल। तो अगर ये जो बैक ईएमएफ है इस करंट को लिमिट में रखता है ताकि उससे फ़ायदा ये होती है कि करंट हमारा ज़्यादा नहीं बढ़े और वो कॉइल को न जला दे, नहीं तो कॉइल ही जल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बैक ईएमएफ क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, क्या हमारे लिए यूजफुलनेस है। नाउ कम टू द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देखो, सब इम्पॉर्टेंट दो पार्ट ही है, एक मैग्नेटिक कोर, है ना, एक मैग्नेटिक कोर और दूसरा कॉइल और वाइंडिंग्स। वाइंडिंग जो आपने जो कॉइल आपने लपेटा, ये कॉइल वाइंडिंग्स और ये मैग्नेटिक कोर है। अब ये मैग्नेटिक कोर क्या है, मैग्नेटिक कोर प्रोवाइड्स पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। आप जो आप ने अभी देखा कि हम लोग ये जो कॉइल लपेट देते हैं, ये कॉइल हुआ, ये प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल हुआ। तो ये जो सेटअप है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक कोर, यही मैग्नेटिक कोर है जिसपे आप वायर्स को कॉइल को आप लपेटते हैं। तो ये मैग्नेटिक कोर है, उसका क्या खास बात है, ये प्रोवाइड करता है पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ये अभी मैंने बताया इसमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा वो ये एक्सपीरियंस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ये पाथ बन जाता है, ये पाथ बनाता है। देखो मैग्नेटिक, ये जो है, ये जो एरो दिया हमने, ये क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस का ये पाथ हो जाता है और यही इस सेकेंडरी कॉइल से गुजर रही है। तो ये जो कोर है, ये कोर पाथ का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है ना, गाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड को इससे गुजरने के लिए। सो यू कैन से मैग्नेटिक कोर जो है, ये कोर है जिस पे हमने ये प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल को लपेटा है, वो प्रोवाइड करता है पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। इसी से मैग्नेटिक फ्लक्स इसी से गुजरती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसे स्टील का बना होता है जिसमें सिलिकॉन मिक्स होता है। क्यों ऐसा, ये इसे हाई ग्रेड कहते हैं, हाई ग्रेड सिलिकॉन के कारण ये हाई ग्रेड हो जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि इट हैज हाई परमिबिलिटी। हाई परमिबिलिटी का मतलब है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आसानी से इससे गुजर सकता है, परमिट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। हर मटेरियल अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने नहीं देता है, कोई कम गुजरने देता है, कोई ज़्यादा गुजरने देता है। तो अगर परमिबिलिटी ज़्यादा है तो समझो कि इस मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आसानी से गुजर सकती है, क्रॉस कर सकती है। तो सिलिकॉन जो स्टील है उसकी परमिबिलिटी हाई होती है, मैग्नेटिक फील्ड आसानी से गुजर जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इट मिनिमाइज हिस्टेरिसिस लॉस। ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि हिस्टेरिसिस लॉस को ये मिनिमाइज करता है ना। उसके बाद देखो, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन लैमिनेशंस। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो आप देख रहे हैं ये पतली पतली लैमिनेशंस मतलब थिन लेयर का बना होता है। आप कभी भी ट्रांसफार्मर देखो तो उसमें जो मटेरियल होती है ये वाली, ये जो मैग्नेटिक कोर है, ये छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स की बनी होती है। इस तरह से 1 लेयर, 2 लेयर, फिर 3 लेयर, फिर 4 लेयर, 5 लेयर, पतली पतली आपको लगेगा कि आयरन का पतला पतला सीट जोड़ के बनाया गया है। तो ये जो पतली पतली जो लेयर है, इसको उधर पीछे से आप देखेंगे तो इस तरह से आप लेयर मिलेगा। तो इसको कहते हैं लैमिनेशंस, लैमिना। आपने लैमिना मतलब बहुत थिन लेयर।
तो इस तरह से लैमिनेशंस मतलब पतली पतली पत्थर को जोड़ करके बनाया जाता है। एक सॉलिड अगर इतनी मोटी होती है ये कोर, तो इतनी मोटी सॉलिड एक मटेरियल नहीं है, वो पतली पतली शीट को जोड़ के बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लैमिनेशंस। तो इट इज़ मेड अप ऑफ थिन लैमिनेशंस, उस पतली लेयर को लैमिनेशन कहते हैं, मेड ऑफ थिन लैमिनेशंस टू मिनिमाइज एडी करंट। एडी करंट लॉस, एडी करंट क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी विल डिस्कस। तो एडी करंट का जो लॉस होता है उससे वो कम हो जाता है, लेमिनेशन करने से वो एडी करंट का जो लॉस होता है, एडी करंट बनने से जो नुकसान हो जाता है, एनर्जी का नुकसान होता है, पावर का नुकसान होता है, उसमें कमी आती है। वी विल डिस्कस हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट्स इन डिटेल, है ना, इन नेक्स्ट वीडियो। लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड बाय वार्निशिंग, और ये जो हमने बताया कि जो लैमिनेशन से थिन जो सीट को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, ये हर सीट को वार्निश, है ना, वार्निश कर देते हैं। वार्निश एक तरह की केमिकल होती है, उसको लेयर लगाने से वो इंसुलेटर का काम करता है। तो एक लेमिनेशन हुआ, है ना, फिर उसको वार्निश कर दिया, फिर उस दूसरा लेमिनेशन को लगा दिया, इसको भी वार्निश करके लगाया, फिर तीसरा लेयर लगाया, उसको भी वार्निश कर दिया। तो ये वार्निशिंग करने से क्या होती है कि ये जो लेमिनेशन है आपस में वो इंसुलेटेड होते हैं, मतलब इसका करंट इसमें पास नहीं करेगा। सो लेमिनेशंस को इंसुलेट कर दिया जाता है बाय वार्निशिंग। ओके, तो ये तो हो गई कोर की बात, है ना। तो एक कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है क्वाइल और वाइंडिंग। नेचुरली प्राइमरी क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वाइंडिंग और वाइंडिंग्स आर वाउंड, लपेटा जाता है यूजिंग गुड कंडक्टर कॉपर वायर। हम लोग जनरली जो वायर इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल में, एक अच्छा कंडक्टर यूज करते हैं ताकि रेजिस्टेंस इसका कम हो, है ना। तो प्राइमरी क्वाइल हो, सेकेंडरी क्वाइल में एक अच्छी वायर, कॉपर की वायर इस्तेमाल करते हैं। ऑन लिम्स, ये जो आप देख रहे हो इस पार्ट को लिम्ब कहते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये जो, है ना, तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लिम्ब एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो लिम्ब। ओके, तो ये लिम्ब है, ये पार्ट को हम लोग लिम्ब कहते हैं, और इसको कहते हैं योक, वाई ओके योक। इसको भी ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे योक। ओके, योक। तो ये लिम्ब है दोनों तरफ। तो ये जो प्राइमरी क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल को लिम्ब पे लपेटते हैं, इस पार्ट को लिम्ब कहते हैं, इस पे लपेटते हैं। नीचे वाले पार्ट को लोअर योक कहते हैं, अपर वाले पार्ट को अपर योक कहेंगे। ये अपर योक हुआ, ये लोअर योक हुआ। तो लिम्ब पे लपेटा जाता है। तो वाइंडिंग्स और वाउंड्स यूजिंग गुड कंडक्टर कॉपर वायर ऑन लिम्ब्स, है ना। कॉपर वायर इज इंसुलेटेड, और ये जो कॉपर वायर हम इस्तेमाल करते हैं जो क्वाइल बनाने के लिए, वो इंसुलेटेड, वो भी इंसुलेटेड होता है ताकि दो वायर आपस में टच करें तो वो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हर वायर जो है वो, हालांकि वो लगेगा कि वो कॉपर है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक से वो कोटेड रहता है, इंसुलेटेड होता है। देयर में बी पावर लॉस कॉल्ड कॉपर लॉस। कॉपर लॉस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल। ये कॉपर लॉस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉपर लॉस। इस प्राइमरी क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल में जो हम लोग कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस हो, तो उस रेजिस्टेंस के कारण इसमें कुछ एनर्जी के नुकसान हो जाती है, उसमें हीट डेवलप हो जाता है। तो वो पावर का जो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो नुकसान होता है, दैट इज नोन एज कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्यों होता है? कॉपर लॉस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल। तो प्राइमरी सेकेंडरी क्वाइल में जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के कारण जो पावर का नुकसान होता है, उसे कहा गया है कॉपर लॉस। Okay, thank you.